देशभक्ति ये वो भावना है जो हमें भारतीय बनाती है। देशभक्ति ये भावना है जो हमें भारतीय बनाती है। ये कोई पद नहीं, ये एक पहचान है। एक ऐसी पहचान जो हमारे चरित्र को निखारती है और हमारे अस्तित्व को सार्थक बनाती है। हाँ, रोजमर्रा की भाग दौड़ में हम अपने देश को कोसते जरूर हैं, लेकिन आज भी अगर हमसे कोई ये कह दे कि तुम्हारे देश में है ही क्या, तो दिल से सिर्फ यही बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या हम लुटेरों की लूटपाट भूल गए? क्या हम भूल गए अत्याचार उनके, या उन 3 शेरों का इनकलाब भूल गए? हम भूले हैं कुछ नहीं, हर मंजर है याद आज भी। शहीद राजगुरु याद है हमें, याद है शहीद भगत सिंह, शहीद आजाद भी। There is a criminal in the jail named Bhagat Singh. He and his allies presence are causing unrest in the jail. Why is it so? Can't you see, Robert? The can't believe my book. Go and find it by yourself. All right, so. 23 बेड़ियों में लिपटा ये नौजवान कौन है? चेहरे पर मुस्कान लिए जो खड़ा मौन है, डरा दे जिसे मौत में भी इतना जोर नहीं। ये नौजवान है भगत सिंह, कोई और नहीं। तो क्या जी 200 भी हो जाओगे, पर जब तक मेरे मुल्क को आजादी नहीं मिलेगी, मैं एक दाना नहीं खाऊंगा। Are you mad? This is ridiculous. In the name of the crown, you are already in a death sentence. So why are you killing yourself day by day? बहती आग इस खून में, आंख में चलते अंगारे हैं। ना हम कभी हारे थे, शर्म, और ना हम अब हारे हैं। 28 सितंबर 1907, 105 चौक बांगा, जरनवाला तहसील ऑफ रायपुर, पंजाब। वो पहले कुछ मेरे जेल में क्या होने थे, ये कुछ नहीं कुछ क्या, तू अनु मुंडा हो रहा है, मैंने मुंडा हो रहा है, हाँ जी पाजी, क्यों पाजी, जी पाजी, कितनी चाहिए कितनी तूने, चल घर चलिए, चलो पाजी, चल, विद्या, विद्या,
होते ही उसने अपने पिता और अपने चाचा की बेड़ियां खुलवा दी। कितने भागों वाला है, इसका नाम मैं भागों वाला रखूंगा। वक्त बीता, वक्त के साथ साथ देश का माहौल और भी बदतर होता गया। आए दिन हिंदुस्तानियों पर अत्याचार के मामले बढ़ते ही गए और इन अत्याचारों की सुनवाई होती तो थी, मगर सिर्फ औपचारिकता के लिए। ऐसे संगीन दौर में एक बच्चा अंग्रेजी हुकूमत के लिए कतरा बनकर बड़ा हो रहा था। उसके दिल में एक सेनानी की तरह ही एक सोच पनप रही थी, जो उसके सवालों और तर्क में साफ झलकती थी। ऐसे ही एक बार भगत सिंह अपनी बाल अवस्था में अपने पिता के संग खेत में जा रहे थे तो अनाज बो रहे हैं। अनाज साथे जीवन देने जरूरी होता है। अनाज है तो भोजन है, और भोजन के लिए हमें खेती करनी पड़ती है। पिताजी, बात अगर जिंदा रहने की ही है तो उसके लिए हमें अंग्रेजों के हमले का जवाब देना होगा, और उसके लिए हमें हथियार चाहिए। तो हम बंदूकें क्यों नहीं उड़ाते हैं? अंदाजा लगाओ क्या उम्र होगी जब शहीद भगत सिंह बात करते थे हथियार की। उस वक्त भगत सिंह की उम्र महज 4 थी। जिस उम्र में बच्चे खिलौना खोने की बात किया करते थे, उस उम्र में भगत बंदूकें बोने की बात करा करते थे। सन 1919 वो साल जो इतिहास के पन्नों में अमर तो होने वाला था, पर उसका जिक्र खून की स्याही से लिखे जाने वाला था। अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही का एक और नमूना पेश करते हुए रॉलेट एक्ट को पास किया गया 10 मार्च 1919 की तारीख को, जिस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार किसी भी हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर सकती थी, उस बिना किसी सुनवाई, बिना किसी वारंट के। अपने इस फैसले के बाद अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तानियों का हर एक कदम एक रणनीति और बगावत की तरह दिखाई दे रहा था। कुछ ऐसा ही हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जब लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी जलियांवाला बाग में बैसाखी त्योहार मनाने के लिए। पर अंग्रेजों की नजर में ये उनके खिलाफ बगावत थी। ज्यों ही जन सैलाब में जलियांवाला बाग में उमड़ा, अंग्रेजी हुकूमत में न आप देखा न ताव, न बच्चे देखे न बूढ़े, न महिलाएं देखी, देखा तो बस एक हिंदुस्तानी, और ब्रिगेडियर एडवर्ड डायर ने कमांड दिया, इस नरसंहार के बाद एक गहरी शांति छा गई। जहां जश्न का माहौल था, वहां मौत का मंजर छा गया। इतनी लाशों के बीच एक छोटा बच्चा, जिसकी समझ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी, वो मन ही मन सोचने लगा, कसूर क्या था इनका। फिर भी वो अपने घुटनों पर बैठा और उस खून से सनी मिट्टी को अपने सर पर सजाया और बदले की आग अपने सर पर चढ़ाकर ले गया। सन 1920 वो साल जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था शांतिपूर्वक बिना हिंसा किए अंग्रेजों का बहिष्कार करना और स्वराज्य का समर्थन करना। इस आंदोलन की नींव रखने वाले थे महात्मा गांधी।
मुझे लगता है हमें भारत की जनता को जल्द से जल्द हमारी नीति के बारे में जानकारी दे देनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ये मानना है, अगर ये बात गांधी जी जनता से कहें तो जनता इस बात को जरूर सुनेगी और इस पर अमल करेगी। जी जरूर। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जानता हूं कि अंग्रेजों ने हम पे बहुत अत्याचार किए हैं और आज भी कर रहे हैं, और जलियांवाला बाग में जो हुआ वो अमानवीय था और मैं इसका विरोध करता हूं, मगर बिना देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए आज से हम अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, असहयोग करेंगे, जिसमें हम अंग्रेजों की दी हुई नौकरियां, वस्तु, अंग्रेज और उनकी संस्कृति से जुड़ी किसी भी चीज को सहयोग नहीं करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी जी के इस फैसले के बाद पूरे देश में हलचल बढ़ गई। अंग्रेज गांधी जी के नीति के खिलाफ नीतियां बनाने में जुट गए। स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान की बाजी लगाकर भी गांधी जी की नीतियों का समर्थन करने की कसम खा रहे थे। उस और ये खबर आग की तरह फैली कि असहयोग आंदोलन के चलते भारत देश आजाद होने वाला है। और इस तरह ये खबर नन्हे भगत सिंह के पास जब पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपने सुना, हमारे देश में बात चल रही है कि गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन के तहत हमारा देश जल्द ही अंग्रेजों की कैद से आजाद हो जाएगा। मैं नहीं जा रहा हूँ उनका समर्थन करने। ओए, तू कहीं नहीं जाएगा। खेती बाड़ी कर, विद्या कर। नहीं, मैं तो जाऊंगा। ओए, जो आंदोलन नहीं रहा कहाँ जाएगा? मगर क्यों? असहयोग आंदोलन की आग कुछ इस तरह फैली कि उसकी आंच चौरा चौड़ी तक जा पहुंची। वहां कुछ पुलिस वाले मारे गए और पुलिस थाने को भी आग लगा दिया गया। ये सब देखकर गांधी जी ने अपने कदम वापस उठा लिए और असहयोग आंदोलन को रोक दिया। अब लाठियां नहीं, बंदूकें चलेंगी बाबू, बंदूकें। भगत, भगत, कहाँ जा रहा है? उसका गुस्सा देखकर तो मुझे डर लगता है। कोई बात नहीं, बच्चा है, उम्र बढ़ेगी, शांत हो जाएगा। उम्र बढ़ेगी तो शांत हो जाएगा। भगत सिंह के पिता का यह अनुमान कितना सही हुआ, ये कहना तो सही नहीं होगा, परंतु इतना कह सकते हैं कि भगत से बहस करने से पहले भगत के दुश्मनों को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव से निपटना पड़ता था। ऐसे ही एक बार राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह आपस में बात कर रहे थे तो भाई भगत, दिन भर पढ़ते ही रहेगा कि ब्याह के बारे में सोचेगा? भाई सबसे जरूरी तो पढ़ाई है। सब पढ़ाई से आजादी नहीं होना। देखो भाई, आजादी तो हम लेकर रहे। Hey, you! Give me the ball back! I told you yesterday, if the ball comes here back, okay, you're not getting back. I'm mad. What do you think of yourself? This is our ball and this is our ground. And this is our country, not yours. Let's boys. We will see them later. हाँ भाई, काका काकी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, बेटे, सत श्री अकाल। और की हाल चाल है? सब चंगा है। तू अपनी बता। मैं की बताऊं, भगत के बारे में बताओ कुछ। पूरा दिन तुम्हारे साथ रहता है, हम क्या बताएं? ना साढ़े नाल रहता है, ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रहता है। दिन भर तो पढ़ता ही रहता है। क्या करे पुत्र, अपने ख्यालों में ही खोया रहता है। अरे कभी प्यार के बारे में सोचा है इसके? अभी तक तो नहीं सोचा है। अरे तो आज सोच लो। ओ
भगत अच्छा भाई चाची जी कुछ कह रही हैं। जी बेबे। बेटा प्यारलाल को सोचा है तुमने? बेबे अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है। सामने वाली वीरे दी कुड़ी नाल ਤੁਹਾਡਾ प्यार करा देंगे। नहीं माँ, अगर हर माँ यही सोचेगी तो देश को आजादी कैसे मिलेगी? देश की आजादी से पहले अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मौत को अपनी दुल्हन बनाकर। सन 1923 जब भगत सिंह की उम्र 16 साल थी, वो कानपुर को रवाना हो गए और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर एचआरए का निर्माण किया, जिसके बाद उसका नाम एचएसआरए रख दिया गया। इस संगठन का उद्देश्य था स्वाधीनता प्राप्त करना और समाजवादी राज्य की स्थापना करना। सत्रह नवंबर 1928 वो दिन जब लाला लाजपत राय का देहांत हुआ, जिसकी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। इस खबर के बाद स्वतंत्रता सेनानियों में आक्रोश था। निसंदेह भगत सिंह और उनके साथी भी लड़ने की नीतियां बना रहे थे और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट को मारने का फैसला लिया। You are God! जब बंदूक से गोली निकलती है तो वो चेहरा नहीं पहचानती, वो बस जान लेना जानती है। कुछ ऐसा ही हुआ उस रोज भी। भगत सिंह और उनके साथियों ने फैसला किया था जेम्स स्कॉट को मारने का, पर उस बंदूक की गोली का फैसला कुछ और ही था। वो गोली जेम्स स्कॉट को नहीं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्ड्रेस के हिस्से में आई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अप्रैल 1929 भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर एक प्रतिकूल विधायक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके, जिसके दौरान भगत सिंह और उनके साथी पकड़े गए और अदालत में उन्हें आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। मार मार के कुर्ता खराब कर देता। आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां, खून से उन्हें लिखेंगे हम इनकलाब
भगत सिंह को जॉन सॉन्ड्रिस और चरण सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया और मार्च 1931 में 23 साल की उम्र में ही फांसी की सजा सुना दी गई। जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत के इस फैसले के बारे में हिंदुस्तानियों को पता चला, एक ऐसा विरोध हुआ जिसके ब्रिटिश सरकार के पसीने छूट गए। भगत सिंह के प्रति लोगों का सम्मान और समर्थन को देखकर अंग्रेजी हुकूमत की रूह कांप उठी। उन्हें पता था कि उन्हें जल्द से जल्द भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना ही होगा, नहीं तो यह आक्रोश इतना बढ़ जाएगा कि संभालना नामुमकिन होगा। इसीलिए फांसी की सजा जो 24 मार्च 1931 को तय की गई थी, ब्रिटिश सरकार ने 11 घंटे पहले ही यानी 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? कि हम गले मिलना चाहते हैं। जल्दी खड़े हो। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। अब जाके कहीं हमने सिर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरे समय अफसोस नहीं जो तेरे लिए साथ सही, महफूज रहे मेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ही रहे न रहे। जो होते हैं वीर वो मुस्कुराते हैं, मौत को गले लगाते हैं। यूं ही नहीं, वो भारत माँ के सच्चे सपूत कहलाते हैं। इस फांसी की सजा के बाद उन 3 क्रांतिवीरों के मरे चेहरे देख अंग्रेजों के पैर कांपने लगे। उनका एक ही मकसद था कि जल्द से जल्द उन 3 शहीदों के पार्थिव शरीर को गायब कर दें, ताकि देशवासियों को उन वीरों के अंतिम दर्शन भी नसीब ना हो। इसलिए अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव के पार्थिव शरीर को गोपनीय तरीके से जलाने का फैसला लिया। Faster! Faster! Bring them here! Orte! Phone them right now!
प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब।